नमस्कार, स्वागत है आपका ओके इंडिया में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। यूपी में चौथे चरण का चुनावी प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन प्रचार खत्म होने से पहले सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने आखिरी दिन जमकर प्रचार किया और मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने की पूरी कोशिश की। बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस सपा के लिए राहुल गांधी और सीएम अखिलेश यादव ने संगम नगरी इलाहाबाद में रोड शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, तो दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ताबड़तोड़ रैलियां कर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। अब 23 फरवरी को मतदाता वोट के जरिए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में होने वाली वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इलाहाबाद में 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो करने से अमित शाह ने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। रोड शो से पहले रैली में शाह ने कहा कि ये चुनाव यूपी का भाग्य बदलने वाला है। इस बार जनता सपा बसपा सरकार को उखाड़ के फेंक सकती है। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी दम भरा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो किसानों के कर्ज माफ कर देंगे और बीजेपी की सरकार बनते ही यूपी में घी और दूध की नदियां बहेंगी। वहीं शाह ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में चोरी, अपहरण, फिरौती बढ़ती गई है और क्राइम के मामले में यूपी नंबर 1 हो गया है। यूपी की जनता के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। तो यूपी में चौथे चरण के मतदान से ठीक पहले इलाहाबाद में भी राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने रोड शो कर अपना दम दिखाया। इलाहाबाद में चौथे चरण में गुरुवार को वोटिंग होनी है। राहुल और अखिलेश का रोड शो आनंद भवन से शुरू हुआ और 10 किलोमीटर इस लंबे रोड शो में जन सैलाब उमड़ के सामने आया, जो कि गोल पार्क पर खत्म हुआ। रोड शो से पहले राहुल गांधी ने रायबरेली जिले में जनसभा को संबोधित भी किया, जिसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ये साझा रोड शो किया। तो दिग्गजों का आज शक्ति प्रदर्शन हुआ है संगम नगरी इलाहाबाद में। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने अपने गढ़, कांग्रेस के गढ़ सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साथ में मिलकर एक साझा रोड शो किया। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की और अपने विरोधियों को जमकर जवाब दिया। वहीं बीजेपी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जनसभा के दौरान विरोधियों को ये बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतर रही है। एक तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दूसरी तरफ अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं। तो एक तरफ गठबंधन है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है। ऐसे में कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि ये जो भीड़ निकल के सामने आ रही है, ये जो जन सैलाब निकल के सामने आ रहा है, यही जन सैलाब क्या वोटर की शक्ल लेगा? 10 किलोमीटर लंबा रोड शो अखिलेश और राहुल का, वहीं 8 किलोमीटर लंबा रोड शो अमित शाह का। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अगर संगम नगरी इलाहाबाद की बात करें तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक तरफ, वहीं अमित शाह एक तरफ, और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए मायावती ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। रमन शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सुरेंद्र स्वामी जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। प्रदीप,
जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा छत्रपाल सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत छत्रपाल सिंह जी के साथ। छत्रपाल सिंह जी, अब संगम नगरी इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक तरफ और अमित शाह एक तरफ, तो अब अग्नि परीक्षा आ गई है कि कितना काम किया है। काम बोलता है का जो नारा है, अब सबसे बड़ी परीक्षा उस नारे की है। जी, अखिलेश यादव ने जो काम किया है, उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव ने काम किया है, उनके काम के सामने सारी पार्टियां फेल हैं, चाहे लड़कियों के लिए हो, चाहे युवा वर्ग के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो। जो अखिलेश यादव ने 5 साल में जो विकास किया है, जो यूपी की तस्वीर बदली है, वो किसी से छिपी नहीं है। और जहां तक रोड शो का सवाल है, जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने आज जो रोड शो किया है जी, उस रोड शो में जो जनता उमड़ के सामने आई है और जनता ने ये सबको विश्वास दिलाया है कि हम सब इलाहाबाद वासी और उत्तर प्रदेश की सारी जनता अखिलेश यादव और जो राहुल जी का गठबंधन है उसके साथ है। जी रमन शर्मा जी, आपका स्लोगन, आपके नारे अब तो कहीं ना कहीं दब के रह गए। आप भी अब अखिलेश के काम के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश का ही काम बोलता है, आपका तो कुछ है नहीं। अब आपने रोड शो देखा, अभी तक जब से ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तब से आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कार्यकर्ता एक है, आपको सब जगह दिखाई दिया होगा। सबके वायदे एक हैं, दोनों नेता इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे और तुम्हारे वाला तो कुछ रह नहीं गया, सब एक हो चुका है और सारे मिलके काम करेंगे। सबसे बढ़िया बात है कि हमारी तरफ से जाति को लेके कोई प्रलोभन नहीं है, प्रलोभन नहीं है, कोई जातिवादी टिप्पणी नहीं है, बाकी सारी पार्टियां कर रही हैं। दूसरा, जो महिलाओं को लेके अभी मेरे मित्र ने कहा, महिलाओं को लेके जो हम लोग प्रॉमिसेस कर रहे हैं या जो विजन लेके चल रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ से गायब है, वो मायावती जी की तरफ से भी सामने नहीं आया। दूसरा, जितने प्रॉमिसेस या जितना विजन बीजेपी ने दिखाया था वो टूट के आ गया। कभी शमशान पे, कभी बहन जी संपत्ति पार्टी पे, कभी संसद में बोलते हैं रेनकोट, कभी बाथरूम, कभी राम मंदिर, गंगा सफाई। विकास का प्रचार कहीं नहीं है उनकी तरफ से। इसका मतलब ये है वो इलेक्शन लड़ने से पहले हार चुके हैं, सिर्फ जाति धर्म के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। जब बिजली की बात करते हैं, कभी मोदी जी ने ये नहीं बताया पिछले 3 साल में उन्होंने कितने पावर जनरेशन प्लांट बनाए, जबकि यूपी में अखिलेश यादव जी ने 3 पावर प्लांट बताया कि मैंने ये 5 साल में बनाए हैं। सफाई, मोदी जी ने एक बार नहीं बताया कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए। गंगा सफाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है हमारे को डिटेल्स दो, आप इतना खर्चा कर रहे हो, कितने ट्रीटमेंट प्लांट बने, कोई जवाब नहीं गया अभी तक। और अब 8 हफ्ते का समय दिया है कि आपने गंगा और यमुना पे कितने बनाए, उसका जवाब दीजिए। नलिया में कांड हो जाता है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, वो एक बेटी के ऊपर कांड हुआ है। उसके बाद बिजली पानी कहां से आएगा, कितना आएगा, कैसे लाएंगे, कोई प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई भरोसा नहीं है, कोई वायदा नहीं है। सिर्फ वायदे हैं तो सिर्फ अच्छे दिन के, जो अच्छे दिन के उन्हीं के लोग ये बोल चुके हैं कि वो गले की हड्डी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पोजीशन और बीजेपी की पोजीशन में कितना फर्क है। हम जीत की तरफ जा रहे हैं और प्रेम पूर्वक जा रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, मैं चाहूंगी आप यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करके बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन में और कांग्रेस और सपा की पोजीशन में क्या फर्क है। आप हमारे दर्शकों को बेहतर समझा पाएंगे। नहीं, देखिए, अब इन्होंने जो कहा है और समाजवादी पार्टी ने कहा है उसका तो जवाब भाजपा ही देगी, उनका प्रतिनिधि होगा तो वो देगा। लेकिन हम शुरू से आपके चैनल पे और सब जगह एक ही बात कहते हैं कि खाली यूपी नहीं, इस देश में कहीं भी चुनाव विकास पे नहीं लड़ा जाता। ये एक हकीकत है जी। सभी पार्टियां विकास की बात करती हैं, सभी ये सारी बातें करती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब वोट पड़ते हैं तो वो विकास के नाम पर नहीं पड़ते।
अगर विकास के नाम पर वोट पड़ते तो ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपने कस्बों में, क्षेत्रों में इतना बड़ा बड़ा काम किया है, वो कभी चुनाव नहीं हारते। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव होता है वो किस बात को लेके होता है? वो इस बात को लेके होता है कि वोटर ये पूछना चाहता है कि मेरी इस चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उसमें मेरी क्या भागीदारी है जी। उस सरकार से मुझे क्या मिलने वाला है, क्या ये सरकार जो चुन के आएगी वो मेरे हित में काम करेगी या मेरे हित में काम नहीं करेगी। तो वो बहुत ही अपने हिसाब से सोचता है कि भाई मैं किसे वोट दूं, और वो उसी को वोट देता है जिसको देख के उसे ये लगता है, उसकी उम्मीदें होती हैं कि भाई इससे मुझे फायदा होगा। तो ये एक बेसिकली सब जगह चुनाव का मूल मंत्र होता है। पार्टियां क्या कहती हैं वो एक अलग विषय है। दूसरी बात यह है कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम जाति की बात नहीं करती है कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा मजाक तो कोई हो ही नहीं सकता राजनीति में, कि जिस पार्टी का बेस ही एमवाई हो और उसके गठबंधन के साथ ही ये कहें कि हम तो जाति की बात ही नहीं करते। आप जाति की बात नहीं करते तो आप ये बताइए कि आपने जो यश भारती वो पुरस्कार दिए, सम्मान दिए, आप बता दीजिए किस किस को दिए हैं। वो तो 18-20 नाम है, आप लेके बोल दीजिए। आपने जो लैपटॉप बांटे हैं, जो समाजवादी पेंशन बांटी है, वो समाजवादी पेंशन जिन महिलाओं को दी, आप आंकड़े दे दीजिए किनको मिली है। तो जो वंचित रह जाता है वो व्यक्ति ये सोचता है कि क्या अब हम इसलिए सपा सरकार की बात करें क्योंकि वो सत्ता में है, मायावती की बात करना बेमानी है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, भाजपा उनको क्या देगी, सपा में का भाजपा का तो रूल है नहीं यूपी के अंदर। तो इसलिए जो प्रश्न खड़े होते हैं वो हमेशा रूलिंग पार्टी पे और उसकी इनकम्बेंसी को लेके ही खड़े होते हैं। तो अगर वोटर्स को ये लगता है कि भाई इसमें सबका विकास हो रहा है, सारा युवा अखिलेश के साथ है, सारा युवा समाजवादी पार्टी के साथ है, तो इनको कोई जीतने से रोक नहीं सकता। और अगर युवाओं को ये लगता है कि भाई इनसे हमारी एस्पिरेशंस नहीं मीट आउट होंगी, जैसे जो नौकरियों में जातिवाद और धर्म की बातें उठ रही हैं, रोज आ रही हैं, देखिए हम यहाँ कुछ भी बोल दें और लोग सुन लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति गांव में बैठा है, जो यूपी में वोटर है, जिसको वोट देने जाना है, उसको मालूम है उसके गांव में क्या विकास हुआ है, उसको मालूम है उसके गांव में किसकी नौकरी लगी है, उसको मालूम है उसकी नौकरी कैसे लगी है। तो हमारे बोलने से कुछ होगा नहीं। तो जो एक परसेप्शन बनता है वो परसेप्शन ये बना है कि भाई यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल, और उस डिस्क्रिमिनेशन का ही सारा चुनाव है और कोई है नहीं। आपके जब पहले चरण का चुनाव था, मुझे ध्यान नहीं आप थे या अविनाश थे, तब भी मैंने यही कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कोई विकास का चुनाव नहीं है, अल्टीमेटली ये एमवाई और नॉन एमवाई के बीच में चुनाव होगा जी। आप मायावती जी की बात ले लीजिए, वो खुलेआम कह रही हैं कि दलित वोट मेरा इंटैक्ट है, ये जाति की राजनीति नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मुस्लिम्स को कह रही है भाइयों के झगड़े में, चाचा भतीजे के झगड़े में इनके वोट बटेंगे, मुसलमान सब मुझे वोट दो। वो कहती है हमने सबको टिकट दिए हैं, ब्राह्मणों को दिए हैं, राजपूतों को दिए, ओबीसी को दिए। तो वो ये भी बताएं कि 18% जब मुस्लिम है, और मायावती का तो हमेशा नारा रहा है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी और जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो 18% मुसलमानों को 36% टिकट क्यों दिए उन्होंने? बिल्कुल। तो समाज के किस वर्ग को उन्होंने काटा जिसकी वो भागीदारी नहीं चाहती? तो ये सब बेकार है। सारा चुनाव वही है कि ये वोटों का जो समीकरण है वो वोटों का समीकरण किस हिसाब से होगा। अब मैं आपको, आपने चूंकि कहा है और भाजपा का है नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चुनाव प्रोग्रेस हो रहा है। पहले 2 चरण के चुनाव में मुस्लिम की संख्या आपको मालूम है वोटर्स की 36 से 40% के बीच में थी। उस समय राम मंदिर का मुद्दा उछला, दूसरे मुद्दे उछले, बाकी डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे नहीं उछले, क्योंकि एक पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है। पार्टी की स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम 3 लोग लड़ रहे हैं, तो मेरी इस स्ट्रेटेजी से ये नहीं हो कि ये वोटों का ध्रुवीकरण एक तरफ हो जाए, तो वो लोग चुप रहे उस पे जी। और वो वोट जिसके लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में कंपटीशन चल रहा है, वो वोट डिवाइड हो गया। तीसरे चरण में 20% नंबर रह गया, तो वहां पर धीरे धीरे उन्होंने तीसरे चरण का जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन से ये जो पोलराइजेशन किया प्रधानमंत्री जी ने,
और उन्होंने उस दिन ये बोला कि नौकरी किसको मिल रही है, इसको मिल रही है, लोगों से पूछते हैं, शिकायत करते हैं कि यादव मुसलमान को मिल रही है, यादव से पूछ, तो वो कोई पोलराइजेशन वो तो हो रहा है वहां पे, उसको उन्होंने फ्लैग कर दिया। और जैसे जैसे वो नेक्स्ट डे बढ़े तो वो दूसरे इशू पे आ गए, क्योंकि अब वोट का ध्रुवीकरण बीजेपी चाहती है। बिल्कुल, बीजेपी ये चाहती है कि मुस्लिम वोटर्स का ध्रुवीकरण अब एक पार्टी में हो, चाहे बसपा में हो चाहे सपा में हो जी, ताकि उसका अपोजिट ध्रुवीकरण उनके लिए उसका हो, फायदा बीजेपी को मिल जाए। एग्जैक्टली। और वही ध्रुवीकरण के लिए चलते हुए जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई वो बौखलाहट हो गई है या वो ऐसा बोल रहे हैं, और अगर अखिलेश यादव ने एक एड को लेकर के वहां पे बोला है तो वो भी जानते हैं कि मायावती मुसलमानों को ले रही है और मुसलमान को खुश करना है तो गुजरात को लेके गधा कहो प्रधानमंत्री को गधे का उदाहरण देके, तो वो वोट उनकी तरफ आएगा। तो ये ऐसा नहीं कि लोग भावना में बह करके इस तरह के जो बोलते हैं, एक सोची समझी प्लानिंग हाँ, है, एक सोची समझी है अपने कि वोटर्स क्या को ग्रुप टारगेट किधर कैसे करना डाइवर्ट हो हाँ। और हमारे क्या बोलने से क्या रिएक्शन हो। बिल्कुल ये सर, इसमें आपसे रिस्पॉन्स लूंगी, होता लेकिन है। यहाँ पर स्वामी जी ने एक बहुत अहम सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के अंदर तो चाचा वर्सेस भतीजा लगा हुआ है। आपसे पूछूंगी छत्रपाल सिंह जी, जब आप वोट मांगने के लिए जब आप जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होती है कि आपकी नींव ही मजबूत हो। आपकी तो नींव ही खोखली है। अखिलेश यादव को मेहनत भी जी जान से करनी पड़ रही है और सबसे बड़ा संकट उनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी का है। चाचा वर्सेस भतीजा अभी तक चल रहा है आपकी पार्टी के अंदर। उसको लेकर क्या किया आपने? रैलियों में राहुल गांधी का साथ मिल गया, लेकिन अभी भी नेताजी निकलकर सामने नहीं आए। देखिए, ऐसा है कि ये जो आप कह रही हैं कि चाचा भतीजे का तो लड़ाई खत्म हो चुकी है, ये तो चाचा भतीजे की लड़ाई खत्म हो चुकी है। और जैसा इन्होंने कहा एडिटर साहब ने कि ये विकास के नाम पर कोई पार्टी नहीं लड़ती है, हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है उसी विकास पे चुनाव लड़ रही है। और जितना हमारा एजेंडा था, समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उसको हमने 100% जमीन पर उतारने का काम किया। और जहां तक इनका ये कहना है कि किस बात पे आप चुनाव लड़ेंगे, आपकी क्या योजना है, तो हम बता दें कि समाजवादी पार्टी की जो हमने आज तक काम किया और आगे जो हमारा घोषणा पत्र है। छत्रपाल जी, आप जिन कामों की बात कर रहे हैं, आप जिन कामों की बात कर रहे हैं, यहाँ आप मीडिया हाउस में जब चर्चा में शामिल होते हैं तो आप वो काम लेकर आ जाते हैं, लेकिन जब आप जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं तो आप ही की पार्टी के बड़े नेता संख्यकों की बात करते हैं, उस वक्त काम नहीं गिनवा पाते आप अपना। उस वक्त तो आप ध्रुवीकरण करते हैं, उस वक्त तो आप ये सुनिए, आप अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के बयान सुनिए। मुलायम सिंह यादव ये बात कहते हैं कि जब वो चुनाव जीते थे तो उन्होंने हर थाने में 3-3 मुसलमान कांस्टेबल लगाए थे। क्या जरूरत है ये सब बताने की? आप यही बताना चाहते हैं ना कि आप अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जब आप मीडिया हाउस में आके बोल रहे हैं विकास की बात, जनता के बीच में क्यों नहीं बोलते? जी, तो हम अभी तक जनता की अदालत में ही जाकर अपने विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, हम जो भी काम करते हैं उस काम में, जैसे ये कह रहे थे कि पुलिस भर्ती की और जो भी हमने भर्तियां की हैं उनमें इनका ये कहना था कि यादव मुसलमानों की नौकरी लगाई गई। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी ने जो पुलिस की भर्ती की है उसको आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो पुलिस भर्ती हुई है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। नहीं सर, आप जो फैक्ट्स हमारे सामने रख रहे हैं, जो तर्क आप हमारे सामने रख रहे हैं, ये सारे तर्क आप जनता के सामने नहीं रख पाते। वहां जब आप वोट मांगने जाते हैं तो आप वही जातिगत समीकरण के लिहाज से ही वोट मांगते हैं। आप, मेरी समस्या ये नहीं है, मैं इस बात की शिकायत नहीं कर रही आपसे कि आप यहाँ आकर हमें ये बता रहे हैं कि आपने कितने पुलिस वाले भर्ती किए। खाली मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप यहाँ बता रहे हैं विकास के एजेंडे के, ये एजेंडे की बात आप रैलियों में क्यों नहीं करते? वहां तो आप तमाम तरीके का ध्रुवीकरण करने पर उतारू हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि समाज का वोट है। जब भी हम कोई बात करते हैं तो जब हम विकास की बात करते हैं और जब विकास के एजेंडा में हम चलते हैं तो लोग उसको कहते हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं।
छत्रपाल जी कहाँ देखिए, करते हैं विकास की आज बात? की- आजम खान तो देखिए, ये बोलते आज- हैं, आजम आज खान ये उत्तर बोलते हैं कि प्रदेश में- बेरोजगारी देखिए, बढ़ रही है इसलिए मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। आजम खान तो ये बयान देते हैं, कहाँ विकास की बात करते हैं आप? देखिए ऐसा है, बेरोजगारी तो ये जनसंख्या जो हमारी बढ़ रही है, सर उसमें उस मुसलमानों का हिसाब नाम से लेने की क्या बेरोजगारी जरूरत है? वो बढ़ तो रही है। पूरी ही बढ़ रही है। चलिए एक छोटे से नहीं, ब्रेक का वक्त हो गया, वो तो लेकिन यहाँ पूरी बढ़ रही है। बहुत सारे सवाल हैं जो बने हुए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब चौथे चरण के लिए मतदान होना है, अभी भी मुद्दे कहाँ गायब हो गए हैं? जब आप बात करते हैं विकास की, आप मीडिया के सामने आके तो पूरे फैक्ट्स रख देते हैं, लेकिन जब वोटर्स के सामने जाते हैं वोट मांगने, तो आप वोटर्स को क्यों नहीं समझा पाते कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो उन्हें क्या मिलेगा, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो दिग्गजों का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। तमाम बड़े नेता, तमाम राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, वोटरों को लुभाने की कोशिश की है, एक के बाद एक बयानबाजी भी आई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वोटर्स क्या अपना मन बना चुके हैं कि किसको चुनाव देना है, और साथ ही साथ अगर मन बना चुके हैं तो इस बयानबाजी के बाद क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी चर्चा में शामिल है। रमन शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सुरेंद्र स्वामी जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से छत्रपाल सिंह जी हैं हमारे साथ। अब क्योंकि चर्चा जो है वो विकास के मुद्दे पर होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की सियासत होती है वहां पर पोलराइजेशन कहीं ना कहीं विकास पर हावी हो जाता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो आप नारे देते हैं कि हमारा काम बोलता है, या भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है सबका साथ सबका विकास, वो नारे जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ बैनर पर लिखने के बाद टांगने के लिए बने होते हैं, या जमीन पर भी उनकी कोई हकीकत होती है? वाकई में आप काम करते हैं या नहीं काम करते? छत्रपाल सिंह जी, क्योंकि आप सत्ता में हैं, सबसे ज्यादा सवाल आप ही से उठेंगे। नहीं, मेरे को रिप्लाई देना है। स्वामी जी ने जो बोला है वो कांग्रेस के ऊपर आता है। एक सेकंड छत्रपाल जी, रमन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। रमन जी, स्वामी जी ने बोला जब वोटर वोट देता है उसके सामने कुछ चीजें होती हैं। चुनाव जो है विकास पे हैं या किस पे हैं, ये उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। जो नौकरियां दी गई, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 1 लाख भी पूरा नहीं दे पाए। जिसको भी, किसी भी कास्ट को या किसी भी एरिया के अंदर जो अखिलेश यादव जी ने नौकरियां दी, वहां पे मैसेज तो गया, कम से कम नौकरी तो दी। जिसको नौकरी मिलती है उसको ये पता है कौन सी गवर्नमेंट नौकरी दे रही है, तो ये सबको पता है कि वहां पे रोजगार आया, जैसे भी आया हो। राम मंदिर के मुद्दे पे स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने कोशिश की, सारी दुनिया को ये पता है 27 साल हो गए, आज भी बीजेपी डेट नहीं देती। मैंने ये नहीं कहा कोशिश की, मैंने कहा पहले 2 चरण वो ले आए, 2 चरण में आप वो मुद्दा लेके आए। सारी दुनिया को पता है कि वो राम मंदिर का एक नारा है, उसकी कोई डेट नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने विकास की बात छोड़ के जातिवाद की जो बात कर रहे थे स्वामी जी, उन्होंने शमशान का खर्चा गिना दिया। तो जातिवाद की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, और हम कतई नहीं करेंगे, हम कतई नहीं करेंगे ना, हम कर रहे हैं। अखिलेश जी का या राहुल जी का किसी का भी आप भाषण सुनिए, उसके अंदर क्या काम करेंगे, क्या काम किए गए हैं, उनके ऊपर बात होती है। या प्रधानमंत्री जी ने जो कहा होता है उसका जवाब दिया जाता है, वो वाजिब भी है। इलेक्शन चल रहा है तो चुप तो हम भी नहीं रहेंगे। तीसरी चीज, हित किसके हैं और किसमें है? हित, राजनीति हित देती है जब सरकार बनाती है, और हित किसके होते हैं? जनता के होते हैं। जब तक जनता अपने हित नहीं समझेगी तो जनता पिसती रहेगी। और पहली बार एक किरण नजर आ रही है। राहुल जी और अखिलेश जी जहां गए हैं वहां पे आपने देखा होगा सबसे ज्यादा यूथ आया है, जो किसी टाइम बीजेपी के साथ होता था। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो बातें की हैं वो पूरी होने वाली हैं। जो मोदी जी बात करते हैं, बीजेपी बात करती है, वो पूरी होने वाली बात ही नहीं है। और मायावती जी ने तो एक चीज भी नहीं बताई कि वो करेंगी क्या। ठीक है, वो बीएसपी को लेकर भी पक्ष जान लेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगी बीएसपी को लेकर भी जो एनालाइज करें वो स्वामी जी करें। लेकिन आपसे सवाल यह है, देखिए जो मुझे आप दोनों पार्टियों का जिम्मेदारी दे रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूरा का पूरा विश्लेषण चाहती हूँ कि आप एक बार विश्लेषण करके बता दें कि ये जो पूरा का पूरा समर्थन जनसैलाब के साथ निकल के आता है, उनमें से वोट की शक्ल कितने लोग लेंगे? ये एक विश्लेषण ये होना चाहिए कि आप
साधने की सबको कोशिश करता है, लेकिन वहीं किसी एक जाति का नाम लेके ये बता देते हैं कि जी हम आपके लिए काम करेंगे, इसलिए हमें वोट मिल जाना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें खड़ी होती है। लेकिन रमन जी छत्रपाल जी, मैं आऊंगी आपके पास। रमन जी से एक सवाल ये है, देखिए अखिलेश जी बोलते हैं कि काम बोलता है, बीजेपी बोलती है सबका साथ सबका विकास। अब आप भी क्योंकि अखिलेश जी के साथ वही नारा लगा रहे हैं, काम बोलता है। एक नारा आपने लगाया था 27 साल यूपी बिहार, वो जिस दीवार पे लिखवाया था कांग्रेस ने वो पेंट करवाई या नहीं, पहले ये बता दीजिए। नहीं, वो तो आज भी स्टैंड करता है कि जो पीछे से चले आ रहे थे, 15 साल बीजेपी सत्ता में थी और बीजेपी आज विकास की बात कर रही है। 15 साल में क्या किया था यूपी के अंदर, वो अकाउंट नहीं देती, उस पर बात भी नहीं करता है कोई उनमें से, चुप हो जाते हैं। उसके बाद मायावती जी आई, वो सारा मलबा ढो रहे थे अखिलेश जी। उसके अंदर हमने कहा सड़कों के अंदर कुछ गड्ढे रह गए हैं, काम नहीं कर पाए, काम हो रहा था पूरा नहीं हुआ। उस जहां पे काम नहीं हुआ वो क्षेत्र भी गिनाए, जहां पे हमारे सहयोग की जरूरत है वो भी हमने बताया। और एक टाइम आया जब हम एक हो गए कि हमने मिलके काम करना है और हम कर सकते हैं। वी आर कॉन्फिडेंट, हम इतने ज्यादा आश्वस्त हैं कि यूपी को हम सही कर सकते हैं। आज जो प्रधानमंत्री बात करते हैं, जो उन्होंने 3 साल पहले वायदे किए थे, उनमें से लेकिन एक तो सबसे ज्यादा चोट जो है वो तो कांग्रेस पर ही। अगर आप राहुल गांधी की बात करें, पहले उन्हें शीला दीक्षित का साथ चाहिए था, फिर बहन प्रियंका गांधी का साथ चाहिए था, फिर अब अखिलेश यादव का साथ चाहिए, तो सबसे ज्यादा चोट तो कांग्रेस पर ही है। आप प्रियंका गांधी जी की आप बात कर रही हैं, उन्होंने कितनी रैली की है, कितनी, एक दिन आई थी, उसी से प्रधानमंत्री जी इतने ज्यादा हताश उदास हो गए, दोबारा आए नहीं यूपी में, उस दिन के बाद आए नहीं। सर बढ़ चढ़कर आ रही हैं प्रियंका गांधी, आगे पर्दे के पीछे से ही सही आगे रही हैं। ये तो कह रहे हैं मीडिया को पता होगा। नहीं, मीडिया को पता है, इसलिए मैं आपको नहीं, अगर पता होता तो आप एक उनका विजुअल दिखाइए कि वो मीडिया के सामने विकास की बात चल रही थी मैडम जी, विकास की बात हो जाए, जब विकास की बात चल रही थी, आप देखिए विकास के लिए आपके पास उदाहरण है हमारा आगरा से लखनऊ जो हमने रोड बनाई है आपके सामने है, और आपको पता है कि भारतवर्ष में इतनी बड़ी रोड और इतने जल्दी किसी भी पार्टी ने आज तक तैयार नहीं की है। सर विरोधी तो ये बोलते हैं कि आपने जितनी लागत वो रोड बनाने में लगा दी, उतने में तो 3 सड़कें बन जाती। उस रोड पे जहाज भी उतर गया। सर देखिए ऐसा है कि रोड, हम आपकी बात से सहमत है कि फाइबर प्लेन आज तक जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया उसमें जितना पैसा लगाया है उससे कहीं ज्यादा हमने पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन हमने इतनी अच्छी रोड बनाई कि आज आपका फाइबर प्लेन चल रहा है। हमने जो विकास की बात कही थी, चाहे लखनऊ को आप सड़क की बात करते हैं, आप अस्पताल की बात करते हैं, उसके बाद विरोधी खड़े हो जाते हैं, वो तबियत खराब होने की बात करते हैं, कहते हैं चलिए अपना अपना बीपी नपवा लेते हैं। तो ये जो बयानबाजी चल रही है, किसकी तबियत ज्यादा खराब है? विरोधी, देखिए विरोधियों के पास कोई काम की बात नहीं है। नहीं, आपसे देखिए बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने हैं, आप इसे नकार नहीं सकते। एंटी अगर हम बात करें, हमारे सामने अगर सर हम बात करें एंटी इनकम्बेंसी की, सबसे ज्यादा डर आप ही को है उसका, आप विश्वास रखिए, आप कितना ही नकार लें। तैयार है सर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जितना आप पर हावी है वो किसी पर हावी नहीं है, इसलिए आपके पास चुनौतियां बहुत सारी हैं, खाली तबियत कितनी खराब हो रही है मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए ऐसा है कि सबसे ज्यादा खराब जो सेंट्रल में बीजेपी बैठी है उसकी हालत खराब होने जा रही है। उनके प्रधानमंत्री ने जो भी वादे किए जनता के सामने एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया, और अखिलेश यादव ने जो भी वादे किए, चाहे लखनऊ में मेट्रो चलाने का वादा हो, चाहे रोड बनाने का वादा हो। सर देखिए बहुत थोड़ा सा समय है मेरे पास, आप ये बता दीजिए, देखिए अब चौथे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार थम चुका है। छत्रपाल जी बहुत सीधा और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, चौथे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार थम चुका है, अब तक भी अखिलेश यादव के साथ नेताजी नहीं है? देखिए ऐसा है, अखिलेश जी ने जब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि नेताजी का आशीर्वाद उनके साथ है, और नेताजी ने ही उनसे कहा है कि आप जाइए और जनता के बीच में। सर भाई के साथ तो थे वो, शिवपाल यादव के साथ तो थे, भाई के साथ तो शिवपाल यादव के साथ थे, मतलब भातृ प्रेम पुत्र प्रेम पर हावी है। देखिए ऐसा नहीं है, अगर जो है नेताजी ने आशीर्वाद जब दिया है तो हर एक को अपनी अपनी जो है रणभूमि में जाने का और अपना मौका दिखाने का हुनर जो है नेताजी ने जो दिया है,
अखिलेश यादव सर उस लास्ट order के तहत सुनिए यूपी का चुनाव आपको लड़वाए। ऐसा या तो आप चीजें भूल गए हैं या आपको ये लगता है कि मुझे चीजें याद नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट याद दिला दूं। शिवपाल यादव ने ये कहा था कि वक्त आने दीजिए, हम अपनी ताकत आपको दिखाएंगे। अब नेताजी उसी भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटे के साथ नहीं खड़े। ऐसे में जनता के बीच में मैसेज ही क्लियर नहीं है सर। नहीं, ऐसा है, जनता के बीच में मैसेज बिल्कुल क्लियर है। शिवपाल यादव साइकिल सर जब तक नेताजी नहीं आएंगे आप कितना ही ऑल इज वेल कर लीजिए, ये नहीं साफ हो पाएगा सर, नहीं साफ हो पाएगा। रमन शर्मा जी देखिए, चर्चा के लिए बहुत थोड़ा सा समय मेरे पास। चौथे चरण का चुनाव प्रचार भी अब थम चुका है। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो अब राहुल गांधी को लेकर भी अलग अलग तरीके की बयानबाजी आती है, वो भी आरोप प्रत्यारोप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये निकलकर सामने आती है कि जो मजबूती से पेश करने वाली एक छवि होनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की, वो छवि कहीं ना कहीं धीमी पड़ती जा रही है और वो फीकी पड़ती जा रही है एक क्षेत्रीय पार्टी के सामने। एक बड़ा संकट नहीं है कांग्रेस के सामने ये? नहीं, हम अपना जो आधार हमने खोया था उसको दोबारा से पाने की तरफ है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मेहनत हमारे को करनी पड़ेगी, ये हमें पता है। और उसके ऊपर राहुल गांधी जी जितना समय यूपी में दे रहे हैं इस समय, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा की सीट है, उसके बाद जो आगे चुनाव आने हैं वहां पे वो समय देंगे। और हमारा जो संगठन है वो धीरे धीरे खड़ा होता जा रहा है, जैसे बिहार में खड़ा हुआ है, आगे यूपी में खड़ा होगा। और एक चीज का थोड़ा सा और विश्लेषण कर दीजिए जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपने गठबंधन किया एसपी के साथ, संभावनाओं की अगर हम बात कर ले, अगर मान लीजिए ये चुनाव आपका गठबंधन हार जाता है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर पूरा का पूरा ये भार ना पड़े हार का, इसको लेकर भी आप आगे चल रहे हैं कि हम दोनों ही साइड से विन विन कंडीशन में, अगर जीत गए तो भी ठीक और हार गए तो सारा का सारा दोष अखिलेश पर मर देंगे, अखिलेश की एंटी इनकम्बेंसी पर मर देंगे। हारने का कोई सवाल ही नहीं है, हम जीत रहे हैं और 300 प्लस सीटों पे हम जा रहे हैं। सर संभावना है ही नहीं, जो संभावना बनी नहीं रही है उसके ऊपर मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? सुरेंद्र स्वामी जी से संभावनाएं जान लेते हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, पूरी चर्चा आप सुन ही रहे हैं, तर्क भी आप सुन रहे हैं, इसके साथ साथ क्योंकि आज बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, वो भी अपने विकास का मुद्दा लेके बोलते, सबका साथ सबका विकास, वो बात अलग है, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट वो लेकर आगे नहीं आए। वहीं बीएसपी को भी हम रेस में पीछे नहीं मान सकते। अब आप इन सभी चीजों का आंकलन कर दीजिए एक बार। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं कह पाएगी कि हम मुसलमान को हमने टिकट क्यों नहीं दिया, क्योंकि हकीकत ये मुसलमान उनको वोट नहीं देता तो वो टिकट क्यों देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन कह नहीं सकते उनके पार्टी के नहीं, लेकिन बड़े प्यारे का ये बयान भी आया कि बीजेपी में मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ने लायक नहीं है, ये बयान भाई वही आप कुछ भी कह लीजिए, बेसिक इशू ये है कि जब आपको वोट ही नहीं देता तो वो समाज ये एक्सपेक्ट करेगी हमें टिकट भी मिलेगा। राजस्थान में दिया है, मिनिस्टर भी बना हुआ है, जहां जो आएगा जिसके पीछे वोट है तो उसको टिकट मिलेगी। दूसरी बात मैं कह रहा था रोजगार पे, देखिए मैंने फिर भी आपको कहा था कि आज बीजेपी वाला है नहीं और मतलब मेरा ये रोल नहीं है, फिर भी जो फैक्ट्स हैं दोनों का आंकलन, हाँ जो भी फैक्ट्स हैं, जैसे इन्होंने रोजगार की बात करी, अब मुद्रा योजना में 3,87,00,000 लोगों ने लोन लिया, वो लोन कहाँ गया? वो स्वरोजगार है, वो फैक्ट्रियां नहीं है, वो कॉर्पोरेट लोन नहीं है, वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है वो लोन लोगों ने लिया है अपने स्वरोजगार के लिए। आज ही ये कहेंगे कि भाई अंबानी तो इनका है, अंबानी का आज स्टेटमेंट आ रहा था टीवी पे कि 50 लाख रोजगार हमने 2 साल में लोगों को दिए हैं। तो ये मेरा काम नहीं है बताने का, लेकिन इनकी पार्टी है, इनको सबको कहना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बसपा ने, मैं समझता हूं इन तीनों में सबसे ज्यादा समझदारी किसी ने दिखाई है तो बहन जी ने दिखाई है। उन्होंने क्या किया, उनको मालूम है जाति के आधार पे वोट मिलता है, जाति के आधार पे चुनाव जीते जाते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से सब जगह वोट बांट दिए। वो बड़ी घबराई हुई थी पहले और दूसरे चरण में कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पोलराइजेशन में और मुस्लिम वोट मेरे से खिसक जाए, इसीलिए उन्होंने 100 टिकटें भी दी और इसीलिए वो बार बार इस बात को आज तक दोहरा रही हैं। पहले 2 चरण में ये साफ हो गया, ये माना जा रहा है, मतलब सेफोलॉजिस्ट और जो बातें हो रही हैं, अभी कोई खुल के तो बोल नहीं सकता है आंकड़ों के बारे में, कि बसपा सपा से आगे है पहले 2 चरण में। ये रिजल्ट निकल के आए हैं सामने, तो उनका हौसला बढ़ गया है। हौसला बढ़ गया है तो तीसरे चरण में वो आ गई हैं खुल के कि भाई मैं तो सरकार बना रही हूँ, मेरी भी 300 सीट आ रही हैं, इनकी भी 300 आ रही हैं, बीजेपी की भी 300 सीटें आ रही हैं। तो ये सीटों का जो बंटवारे वाला खेल है वो कोई भी पार्टी ये स्वीकार नहीं करेगी कि वो हार रहे हैं। अगर वो स्वीकार कर लें तो चुनाव खत्म हो जाएगा।
मैं आपको सिर्फ 3 आंकड़े देना चाहता जी। हूँ। बार बार जब भी हम डिस्कस करते हैं 2012 को बेस बनाते हैं। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट हम 2014 के वोट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक नया चेंज है, एक नया फैक्टर उसमें जुड़ा है। अब मैं तीसरे चरण का बताता हूँ जो लेटेस्ट है। 55 सीटें 69 सीटों में से इनको मिली थी समाजवादी पार्टी को, और 34% इनको वोट मिला था। मायावती को 26% वोट मिला था और 7 सीटें मिली थी 2012 में। जब 2000 और बीजेपी को 5 सीट मिली थी और उनको 14% वोट मिला था। जब 2014 का चुनाव आया तो मायावती का वोट बैंक रह गया 19.5%। फिर भी उनकी 7 सीटें उन्होंने अपनी बचा ली जी। और समाजवादी पार्टी का वोट घट के हो गया 22.5%, 34.5 से, और उनकी सीटें घट के रहे, जो मतलब सीट से मेरा मतलब है जो लीड होती है असेंबली सेगमेंट की जी। वो घट के आ गई 9 सीटों पे 55 से। और भारतीय जनता पार्टी 5 सीट से पहुंच गई 52 पे और वोट हो गया 43.5%। अब ये तीसरे चुनाव में बार बार हर चैनल पे कह रहे हैं कि ये सपा का गढ़ है, ये सपा का गढ़ है। अरे सपा जब 2012 में पीक पे थी तो 34.5% वोट, जब मोदी फैक्टर आया तो 22.5% वोट। तो अगर आपका गढ़ होता तो आप 22.5 पे क्यों आते? और 22.5 आपका नेशनल एवरेज भी है। मतलब ये नहीं है कि भाई ये कोई नेशनल एवरेज में, मतलब पूरी स्टेट के एवरेज में जो लोकसभा में लीड वोट मिला है, सपा को 22.5% वोट मिला है। अब हमको ये देखना है कि मायावती का यूपी का 19% वोट, समाजवादी पार्टी का ये यूपी का एवरेज भी है जी। और इनका 22% वोट और एवरेज भाजपा का 42.5% वोट टोटल यूपी में। अब उसमें ऐसा क्या हुआ है जो मायावती का वोट 19 से बढ़ करके 30 पार करेगा? बिना 30 के तो 300, मतलब 300 सीटें चाहिए तो आपको 40% वोट चाहिए। तो मायावती को 21% वोट क्या लौट के आ रहा है? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी का 22.5% था। तो इन्होंने ऐसा क्या किया 14 से 16 के बीच में कि ये 22.5 से बढ़ के और ये 40 के पार करेंगे तभी 300 से ऊपर आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी 42.5% पे 328 सीटों पे लीड थी, क्या वो उस लीड को मेंटेन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी लोकसभा और विधानसभा में। तो उनकी 300 से ऊपर सीटें कैसे आ सकती हैं जी? तो इसलिए जब आप इन आंकड़ों को बैठ के देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब मैं इसमें एक फैक्टर सिर्फ जोड़ देता हूं कि कैसे हुआ, बहुत जल्दी में। 2007 में मायावती की सरकार बनी, अपर कास्ट का वोट उनके साथ गया क्योंकि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का एक नारा दिया। उसके बाद 2012 में सोशल इंजीनियरिंग के ग्रुप को यह पता लग गया कि भाई मायावती के साथ सोशल इंजीनियरिंग नहीं फिट बैठी। तो उन्होंने कहा मायावती को नहीं बनने देंगे और सिर्फ अखिलेश, जो सपा था उस समय तो अखिलेश थे नहीं सीएम के लिए, बाद में डिक्लेयर हुए हैं, तो उस समय यह तय हुआ कि भाई सपा को वोट दो तो मायावती हार जाएगी। और जो इनका वोट परसेंटेज था जो 24-25% था 2007 में, वो बढ़ के 2012 में वहां पहुंच गया। 2014 के चुनाव आते आते उस ग्रुप को, सोशल इंजीनियरिंग वाले ग्रुप को ये बात समझ में आ गई कि सपा में भी हमारा कोई ठिकाना नहीं है और वो 22.5% पे आ गई। तो अब ऐसा कौन सा वोट बैंक है जो इतना चेंज करेगा कि तीनों पार्टियां 300 सीट मांग रही हैं? स्वामी जी को अपने आंकड़े सही करने चाहिए। कांग्रेस का इन्होंने वोट शेयर नहीं लिया, आरएलडी का नहीं लिया। कांग्रेस का उत्तर समय तो मेरे को भी चाहिए। 9% वोट जो है, अगर इन्हीं की बात मान लूं 22.5 में, तो 31% तो सीधा सीधा पहुंच जाता है 2014 के साथ। ये वाले आंकड़े जो है ये हमारी चर्चा में डिस्कस करते हैं। बस एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी। आज राहुल गांधी ने रायबरेली में भी रैली की है, तो ऐसे में रायबरेली एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, गढ़ बचा पाएंगे? बिल्कुल, लोग सुनने आ रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, तो वोट भी देंगे। वोट भी मिल रहा है और किसी ने गाली तो नहीं दी। बिल्कुल फाइनल कमेंट, जो टीपू साइकिल चला रहे हैं उस पर एंटी इनकम्बेंसी का भार ज्यादा है या कांग्रेस का भार ज्यादा है? बिल्कुल फाइनल कमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है जी कि जो साइकिल हम चला रहे हैं, हम दोनों ने गठबंधन किया है सब बहुत जल्दी। और जो यूपी में जो हम गठबंधन किया है, हमने विकास के मुद्दे पे गठबंधन किया है और यूपी की तरक्की के लिए जो अभी स्वामी जी परसेंटेज की बात कर रहे थे, तो वो परसेंटेज की बात हमारे गले नहीं उतर रही थी जी। कि उन्होंने जो बता दिया कि 43% और मायावती का बता दिया, जो कांग्रेस का वोट था, जो आरएलडी का वोट था,
और वो जो और कोर्ट साफ हो कहाँ चला गया? चलिए सर, लेकिन फिर भी यहाँ पर सवाल अभी भी वहीं का वहीं बना हुआ है, क्योंकि अगर आपकी पार्टी के लिए भी देखें तो बहुत सारी चुनौती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल जो है वो ये खड़ा होता है कि अब चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन इसके साथ ही साथ वोटर्स ये जानना चाहते हैं कि उन्हें अपने राजनीतिक दलों से क्या मिलेगा। इसलिए ध्रुवीकरण पर जो जोर दिया जाता है उससे बेहतर यह है कि एक स्वच्छ राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।